हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th चैप्टर हम पढ़ रहे हैं द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। और इस चैप्टर का जो आज टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लाइफ ऑफ द वर्कर्स, यानी कि जो वर्कर्स होते थे। हम इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारा चैप्टर है और उसमें हम पढ़ेंगे वर्कर्स की, यानी कि जो लेबर क्लास के लोग थे उनकी ज़िंदगी कैसी थी, है ना। लेबर क्लास लोगों की ज़िंदगी कैसी थी। Abundance of labor in the market affect the life of the workers. As a news of possible job traveled to the countryside, hundred trammed to the cities. मार्केट में यानी कि लेबर की बहुत ज़्यादती थी, यानी कि लेबर क्लास के लोग बहुत ज़्यादा थे, जिसके असर जो है ना डायरेक्टली वर्कर्स की लाइफ पर पड़ रहा था। न्यूज़ ऑफ पॉसिबल जॉब ट्रैवल टू द कंट्री साइड, हंड्रेड ट्रैम टू द सिटीज़। और लोग भी क्या कर रहे थे, मतलब पूरे देश में पूरी हर तरफ वर्कर्स बहुत क्वांटिटी में मौजूद थे। लोग दूसरी शहरों में भी जा रहे थे जॉब्स के लिए और दूसरे शहरों से माइग्रेट करके आ रहे थे जॉब्स के लिए, जिसकी वजह से वर्कर्स की क्वांटिटी बहुत बढ़ गई थी। और जब वर्कर्स की क्वांटिटी बढ़ गई थी तो उस चीज़ का जो असर है वो उन्हीं की लाइफ पर पड़ रहा था, क्योंकि वर्कर्स आसानी से अवेलेबल थे। जब वर्कर्स आसानी से मिल जाते हैं तो उनका जो वेज होता है वो कम कर दिया जाता है, और जब वेज कम हो जाता है तो उसका असर जो होता है वो वर्कर्स की लाइफ पर पड़ता है, यानी कि उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो उससे इन्फ्लुएंस होती है। द एक्चुअल पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जॉब डिपेंड ऑन एग्जिस्टिंग नेटवर्क ऑफ फ्रेंडशिप एंड किन रिलेशन। अब किसको जॉब मिलेगी, किसको जॉब नहीं मिलेगी, ये किस पे डिपेंड करता था कि मतलब रिलेशनशिप पर, यानी कि जो कांटेक्ट वाले लोग होते थे उनको तो जॉब आसानी से मिल जाती थी, और जो आउटसाइडर्स होते थे प्रॉब्लम उनके लिए रहती थी जॉब की। इफ़ यू हैड अ रिलेटिव और अ फ्रेंड, यानी कि जब भी आपको बताया कि जो रिलेटिव्स होते थे, फ्रेंड्स होते थे, तो उनको तो जॉब मिल गई आसानी से। अब बाकी जो दूसरे लोग हैं जिनके पास कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई अप्रोच नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, कोई उनका रिलेटिव ऐसा नहीं है जो उनकी जॉब लगवा सके, अब ऐसे लोगों के लिए जॉब मिलना बड़ा मुश्किल था। मैनी जॉब सीकर्स हैड टू वेट वीक स्पेंडिंग नाइट अंडर ब्रिज और इन नाइट शेल्टर्स। और बहुत सारे जॉब सीकर्स, यानी कि जो बहुत सारे लेबर क्लास के लोग, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ रात और दिन वो अपने ब्रिज वगैरह के नीचे बैठकर सड़कों पर गुजारते थे जॉब की तलाश में, क्योंकि वर्कर्स थे लेकिन जॉब्स थी, लेकिन जॉब होने के बावजूद भी नहीं मिल रही थी, क्योंकि जॉब्स जो होती थी वो अप्रोच वाले लोगों के पास चली जाती थी। सम स्टेड इन नाइट रिफ्यूजीज दैट वाज सेट अप बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल। कुछ ये वर्कर्स जो थे, जैसे कि रिफ्यूजी कैंप वगैरह होते हैं, वहाँ पर अपनी रातें गुजारने पर मजबूर थे, क्योंकि जो दूसरे शहरों से आएंगे अब उन्हें भी तो वक्त गुजारना है, रात दिन तो उन्हें भी गुजारने हैं। जॉब लगी नहीं है तो क्या करें, तो मजबूर हैं वो सड़कों पे सोने के लिए, मजबूर हैं वो रिफ्यूजी कैंप में रहने के लिए। अदर वैन टू द कैजुअल वार्ड मेंटेन्ड बाय द पुअर लॉ अथॉरिटीज़। कुछ लोग वर्कर्स जो थे वो कैजुअल वार्ड्स वगैरह में भी रहने पे मजबूर थे। मतलब कुछ मिला के हम ये कह सकते हैं कि वो मजबूर थे कि उन्हें अपना वक्त गुजारने के लिए सड़कों पर, ब्रिज के नीचे और ऐसी तमाम जगहों पर, रिफ्यूजी कैंप वगैरह में रहना पड़ रहा था। सीजनलिटी ऑफ वर्क इन मैनी इंडस्ट्रीज मीन प्रोलॉन्ग्ड पीरियड विदाउट वर्क आफ्टर द बिजी सीजन वाज ओवर, द पुअर वर ऑन स्ट्रीट अगेन। क्या होता था, कुछ वर्कर्स को इंडस्ट्री वगैरह में ना सीजनल वर्क मिलता था, यानी कि जैसे सीज़न के हिसाब से। अब जब सीज़न होता था काम का तब तो काम मिल जाया करता था, लेकिन जैसे ही सीज़न ऑफ होता था उनका काम ख़त्म। अब जब नेक्स्ट सीज़न आएगा तब तक के लिए वो अनएम्प्लॉयड हो जाते थे। अब तब तक क्या करें, तो ये बेचारे गरीब मजदूर लोग सड़कों पर रहने पर मजबूर हैं। अब जब काम ही नहीं है तो कहाँ से रेंट देंगे। Some return to the countryside after the winter when the demand for labor in the rural areas opened up in places. कुछ क्या होते थे कि विंटर सीज़न में लौट जाते थे, वापस अपने देश चले जाते थे, वहाँ पर चले जाते थे या उन जगहों पर माइग्रेट कर जाते थे जहाँ पर लेबर की ज़रूरत होती थी। बट मोर लुक्ड फॉर ऑड जॉब। और बहुत सारे ऐसे होते थे जो जॉब तलाश कर रहे होते थे और हालात उनके इतने बदतरीन हो जाया करते थे कि वो कैसी भी जॉब उन्हें मिल जाती थी तो वो उसे कर लिया करते थे। मतलब ऑड जॉब्स ख़राब भी होती थी, बहुत अच्छी भी नहीं होती थी, उनकी पर्सनालिटी से मैच भी नहीं करती थी, तभी मजबूरी में वो उस जॉब को कर लिया करते थे। विच टिल द मिड 19th सेंचुरी वर डिफ़िकल्ट टू फाइंड।
वेजेस इंक्रीज समवाट इन द अर्ली 19th सेंचुरी। इन वर्कर्स के जो वेज यानी सैलरी है वो भी बहुत कम होती थी, जिसकी वजह से इनकी जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात थी उनको पूरा करने में इन्हें बहुत डिफ़िकल्टी आती थी। 19th सेंचुरी में वर्कर्स के और लेबर क्लास के लोगों की सैलरी को बढ़ाने की तरफ ध्यान दिया गया। बट दे टेल अस लिटिल अबाउट द वेलफेयर ऑफ द वर्कर। और वर्कर्स की भलाई के लिए उनके वेलफेयर के बारे में भी सोचा जाने लगा। द एवरेज फिगर हाइड द वेरिएशन बिटवीन द ट्रेड एंड द फ्लक्चुएशन फ्रॉम ईयर टू ईयर। और अगर हम एक एवरेज देखें, एवरेज डेटा देखें, तो वो हमें बताता है कि किस तरह से फ्लक्चुएशंस आ रहे थे, यानी कि किस तरह से व्यापार में, इनके वेजेस में, इनके ड्यूटी आवर्स में किस तरह से चेंजेस आ रहे थे टाइम टू टाइम। फॉर इंस्टेंस व्हेन प्राइसेस रोज शार्पली ड्यूरिंग द प्रोलॉन्ग नेपोलियनिक वार, यानी कि जैसे जैसे प्राइसेस कीमतें बढ़ रही थी, यानी कि जो नेपोलियनिक वार चली थी, एक लंबे समय तक ये वार चली थी, उसकी वजह से क्या हुआ था, चीज़ों की जो कीमतें थी वो बहुत बढ़ गई थी। जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद हुआ था कि, और जैसे कि जो फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, तो वहाँ पर क्या हुआ था कि जो खाने पीने की चीज़ें थी वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, बहुत महंगी कॉस्टली हो गई थी। ऐसा ही यहाँ पर हुआ। द रियल वैल्यू ऑफ व्हाट द वर्कर अर्न फैल सिग्निफिकेंटली सिंस द सेम वेज कुड नॉट बाय फीवर थिंग, यानी कि चीज़ों की कीमतें इतनी बढ़ गई थी और सैलरी उनकी बढ़ी नहीं थी। तो कहाँ वो पहले उस सैलरी में कई चीज़ें ख़रीद लिया करते थे, आज उनकी सैलरी उतनी थी लेकिन महंगाई और चीज़ों की कीमतें इतनी बढ़ गई थी कि वो उस सैलरी में चीज़ें भी नहीं ख़रीद पा रहे थे। Moreover, the income of worker depend do not on the wage rate alone. What was the critical was the period of employment. The number of days of the worker determine the average daily income of the worker. अब वर्कर्स की अगर हम डेली एवरेज इनकम देखें तो उससे क्या हो रहा था, उनकी जो डेली की एवरेज इनकम थी वो इतनी नहीं थी कि जिसका मदद से वो अपनी डेली की जो नीड्स हैं वो पूरी कर पाते। उसकी वजह से उनकी जो लाइफ थी बहुत क्रिटिकल होती जा रही थी। एट द बेस्ट ऑफ द टाइम टिल द मिड 19th सेंचुरी अबाउट 10% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन वर एक्सट्रीमली पुअर। 19th सेंचुरी में अगर हम देखें तो वहाँ की यानी कि जो अर्बन पॉपुलेशन थी, अर्बन पॉपुलेशन 10% अर्बन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा गरीब थी। इन पीरियड ऑफ द इकोनॉमिक स्लम्प like the 1830s, the proportion of unemployed went up to anything between the 35 and 75% in different region। और 1830 तक अगर हम ये देखें तो ये जो हालात थे, यानी कि जो कंडीशन थी लोगों की ख़राब और गरीबी बढ़ रही थी, अर्थव्यवस्था बिल्कुल बर्बाद हो रही थी लोगों की, तो ये जो 10% थी वो 35 से 75% हो गया। अलग अलग एरिया में ये रेट बढ़ने लगा। द फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मेड वर्कर हॉस्टाइल टू इंट्रोडक्शन ऑन न्यू टेक्नोलॉजी। और जो वर्कर्स थे, जो लेबर क्लास के लोग थे, उनमें एक डर बैठ गया था, क्योंकि जब नई टेक्नोलॉजी आ रही थी तो जाहिर सी बात है जब नई टेक्नोलॉजी आती है तो वर्कर्स तो काम करेंगे नहीं। जब टेक्नोलॉजी होगी तो काम कैसे किया जाएगा, काम तो जब टेक्नोलॉजी होगी तो काम कैसे किया जाएगा, काम किया जाएगा टेक्नोलॉजी की मदद से। तो वर्कर्स के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये थी उनके लिए कि वो कैसे कर पाएंगे। वर्कर्स के लिए क्या मुश्किल थी, वर्कर के लिए ये बड़ी मुश्किल थी कि अगर नई टेक्नोलॉजी आ गई और तो हम तो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे और हमारे यहाँ तो गरीबी यानी कि जो लेबर क्लास है उसमें गरीबी और बेरोज़गारी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। व्हेन द स्पिनिंग जेनी वाज इंट्रोड्यूस, जब स्पिनिंग जेनी को इंट्रोड्यूस किया गया तब वूलन इंडस्ट्री वुमेन हु सर्वाइव्ड ऑन हैंड स्पिनिंग बिगेन अटैकिंग द न्यू मशीन। तो जब स्पिनिंग स्पिनिंग जेनी यानी कि जो कॉटन इंडस्ट्री में, वूलन इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो स्पिनिंग जेनी को इंट्रोड्यूस किया गया तो उसकी वजह से ये एक नई मशीन थी जिसका असर किस पे पड़ा, जिसका असर पड़ा मतलब हैंड स्पिनिंग पर, यानी कि जो काम कपड़ा बनाने का हाथ से किया जाता था, जो औरतें करती थी, उनके पर सबसे ज़्यादा इसका असर पड़ा। दिस कॉन्फ्लिक्ट ओवर द इंट्रोडक्शन ऑफ द जेनी कंटिन्यूड फॉर अ लॉन्ग टाइम। और उस स्पिनिंग जेनी के इंट्रोड्यूस होने की वजह से जो हैंड स्पिनिंग का काम था वो बर्बाद हो गया, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन क्रिएट हो गई। आफ्टर द 1840 अ बिल्डिंग एक्टिविटी इंटेंसिफाइड इन द सिटीज़, ओपनिंग ऑफ ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एम्प्लॉयमेंट। 1840 के बाद हम देखें
तो हमें एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर में, एम्प्लॉयमेंट एक्टर एरिया में हमें लगता है कि लोगों को कुछ अपॉर्चुनिटीज़ दी जाने लगी, यानी कि सिटी वगैरह में लोगों के लिए काम के मौके, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड होने लगी, जैसे कि रोड वर डिवाइडेड, न्यू रेलवे स्टेशन कैंप अप, रेलवे लाइन्स वर एक्सटेंडेड, ट्यूनल डग, ड्रेनेज एंड सीवर्स लेड, रिवर्स बैंक, यानी कि रेलवे लाइन, इस तरह के काम की जब शुरुआत हुई तो इससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने लगा। द नंबर ऑफ वर्कर एम्प्लॉयड इन द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री डबल्ड इन 1940। और वो वर्कर जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में या ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में काम करते थे उनकी जो तादाद है वो डबल हो गई, क्योंकि रेलवे, रोड, इन तमाम चीज़ों का कंस्ट्रक्शन का काम जब शुरू हुआ तो वर्कर्स की जो तादाद है वो दुगनी हो गई। एंड द डबल्ड अगेन इन द सब्सिक्वेंट 30 ईयर, और लगभग 30 सालों तक ये जो क्वांटिटी थी, यानी कि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में जो वर्कर्स हैं उनकी तादाद लगभग, ये बढ़ी हुई तादाद 30 साल तक वहाँ पर वर्क करती रही। ठीक है बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज। हम कॉलोनीज़ में इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें तो इसमें हम पढ़ेंगे, लेट अस नाउ मूव टू इंडिया टू सी हाउ अ कॉलोनी इंडस्ट्रियलाइजेज, यानी कि हिंदुस्तान आज़ादी से पहले क्या था, हिंदुस्तान आज़ादी से पहले स्मॉल स्मॉल कॉलोनीज़ में डिवाइडेड था जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर थे। तो हम यहाँ पढ़ेंगे कि किस तरह से हिंदुस्तान में जो कॉलोनीज़ थी वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई। Once again we will look not only at factory industry but also at the non-mechanized sector। हम फैक्ट्री इंडस्ट्रीज़ के बारे में भी पढ़ेंगे और हम नॉन मैकेनाइज्ड सेक्टर के बारे में भी पढ़ेंगे। वी विल लिमिट आवर डिस्कशन प्राइमरीली टू टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, और हम अपने डिस्कशन की जो शुरुआत है, यानी कि हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा इस लेक्चर में, तो वो है हमारा जो हम पढ़ेंगे द एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, यानी कि भारत में, हमारे देश में टेक्सटाइल का जो पीरियड था वो कैसे शुरुआत हुई, हमारे यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की किस तरह से शुरुआत हुई, किस तरह से इस सेक्टर ने काम किया, किस तरह से यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ। बिफोर द एज ऑफ मशीन इंडस्ट्रीज, सिल्क एंड कॉटन गुड्स फ्रॉम इंडिया डोमिनेटेड द इंटरनेशनल मार्केट इन टेक्सटाइल। मशीन इंडस्ट्रीज से पहले, ध्यान सुनना बेटा, मशीन इंडस्ट्रीज से पहले हिंदुस्तान की जो कॉटन और सिल्क है वो पूरी दुनिया में उसकी डिमांड थी, यानी कि इंटरनेशनल मार्केट में, इंटरनेशनल टेक्सटाइल मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांड थी इंडियन सिल्क और इंडियन कॉटन की। कोर्सर कॉटन वर प्रोड्यूस इन मैनी कंट्रीज बट द फाइनर वेराइटी ऑफन केम फ्रॉम इंडिया। देखो, कोर्सर एक कॉटन की वैरायटी है जो दुनिया के अलग अलग देशों में पाई जाती है, लेकिन कोर्सर कॉटन की सबसे अच्छी जो वैरायटी है वो हमारे देश इंडिया में पाई जाती है, और हमारे देश से ही वो पूरी दुनिया में जा रही थी। इंटरनेशनल मार्केट में कोर्सर कॉटन की जो सबसे ज़्यादा डिमांड थी वो हमारी थी, हम छाए हुए थे। आर्मेनियन एंड द पर्शियन मर्चेंट टुक द गुड्स फ्रॉम द पंजाब टू अफगानिस्तान। आर्मेनियन और पर्शियन जो सौदागर होते थे वो पंजाब से अफगानिस्तान तक सामान लेकर जाते थे। ईस्टर्न पर्शिया, सेंट्रल एशिया, यानी कि इन तमाम जगहों पर हिंदुस्तान से सामान ख़रीद कर पंजाब से यहाँ तमाम जगहों पर अफगानिस्तान, ईस्टर्न पर्शिया और सेंट्रल एशिया लेकर जाते थे व्यापारी लोग। बेस ऑफ द फाइन टेक्सटाइल वर कैरीड ऑन कैमिल बैक वे द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर थ्रू द माउंटेन पासेज एंड अक्रॉस डेजर्ट। और यहाँ तक के टेक्सटाइल का जो सामान होता है उसको ऊँटों की कमर पर लाद कर लेकर जाते थे, पहाड़ों से गुजरते हुए, रेगिस्तान से गुजरते हुए। मतलब कहने का मतलब ये है कि तमाम मुश्किलों को गुजरते हुए, तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए वो इंडिया से टेक्सटाइल को लेकर जाते थे। अब वाइब्रेंट सी ट्रेड ऑपरेटेड थ्रू द मेन प्री कॉलोनियल पोर्ट सूरत ऑन द गुजरात कोस्ट कनेक्टेड इंडिया टू द गल्फ एंड द रेड सी पोर्ट। यानी कि पहले क्या था, पहले कोई प्लेन या मालगाड़ी तमाम चीज़ें तो थी नहीं, रेलवे ट्रैक वगैरह, पहले जो कोस्टल रीजन है उसी का इस्तेमाल किया जाता था व्यापार में, आज भी किया जाता है। तो जो हमारा सूरत और गुजरात पोर्ट है ये एक ऐसी दो बंदरगाहें हैं जो भारत को गल्फ और रेड सी से कनेक्ट करती हैं। मसूले तो यहाँ से इन गुजरात और सूरत से
जो कोस्टल रीजन है यहाँ से हिंदुस्तान से माल जाता था, इन दोनों कोस्टल रीजन से गल्फ और रेड सी तक पहुँचता था। मसूलीपट्टनम, कोरोमंडल कोस्ट एंड द हुगली एंड बंगाल हैड ट्रेड लिंक विद द साउथ एशियन पोर्ट्स। तो ये तमाम जो हमारे यहाँ पर कोस्टल रीजन्स हैं, इन तमाम कोस्टल एरियाज से इन तमाम जगहों का इस्तेमाल किया जाता था। इन पोर्ट्स का इस्तेमाल किया जाता था, और यहाँ इन पोर्ट्स का इस्तेमाल करके जो यूरोपियंस और जो बाहर के लोग विदेशी मर्चेंट्स होते थे वो हमारे यहाँ से टेक्सटाइल को लेकर जाते थे अपने देश, क्योंकि हमारे यहाँ की जो टेक्सटाइल है वो तमाम पूरी दुनिया में इंटरनेशनल मार्केट पे हम छाए हुए थे। A variety of Indian merchant and the banker were involved in this network of export trade, financing production, carrying goods and supplying exporter। यानी कि जो हिंदुस्तानी मर्चेंट्स होते थे, बैंकर्स होते थे, वो इस एक्सपोर्ट के बिज़नेस में, यानी कि हिंदुस्तान के जो लोग हैं, जो बैंकर्स हैं, इंडियन मर्चेंट्स हैं, वो सब इसमें इस व्यापार में जुड़े हुए थे और इस काम में जुड़े हुए थे, यानी कि माल को वो यहाँ से एक्सपोर्ट करते थे। सप्लाई मर्चेंट्स linked the port town to inland region. They gave advance to weavers, procured the woven cloth from Viung village and carried the supply to the port। और हिंदुस्तान से जगह जगहों से सामान खरीदते थे ये लोग जो इंडियन मर्चेंट्स थे, और फिर इन विदेशियों के साथ में व्यापार करते थे। एट द पोर्ट द बिग शिपर एंड द एक्सपोर्ट मर्चेंट हैड ब्रोक who negotiated the price and bought good from the supply merchant operating inland। और हमारे यहाँ से वो सामान ले जाते थे, टेक्सटाइल प्रोड्यूस और गुड्स ले जाते थे और अपने यहाँ पर उसको बेचते थे। बाय द 1750 दिस नेटवर्क कंट्रोल बाय इंडियन मर्चेंट वाज ब्रेकिंग डाउन। 1750 में अगर हम देखें, ये तो जो व्यापार चल रहा था इंडियंस के बीच में और बाहर के लोगों के बीच में, वो कहीं ना कहीं उस पर हिंदुस्तानियों का कब्जा हो गया, हिंदुस्तानियों ने उसे अपने कंट्रोल में ले लिया। क्योंकि जब हमने ये रियलाइज़ किया कि टेक्सटाइल में बहुत फ़ायदा है, तो क्यों ना हम अपने टेक्सटाइल जो हमारे यहाँ से वो लेकर जा रहे हैं, उससे वो इतना इनकम कमा रहे हैं, तो क्यों ना हम खुद कमाएं। द यूरोपियन कंपनीज ग्रेजुअली गेन पावर, फर्स्ट सिक्योरिंग वेराइटी ऑफ कंसेशन फ्रॉम लोकल कोर्ट, देन द मोनोपोली राइट टू ट्रेड। जो यूरोपियन कंपनीज थी धीरे धीरे वो पावर, मतलब धीरे धीरे यूरोपियन कंपनीज ये चाह रही थी कि हिंदुस्तान पर वो कब्ज़ा कर लें और व्यापार में उनका कब्ज़ा हो जाए, पूरा व्यापार और तमाम हमारा जो टेक्सटाइल एरिया है उस पर वो कब्ज़ा कर लें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि हमारे जो हिंदुस्तानी व्यापारी थे उन्होंने कब्ज़ा किया और ट्रेड हमारे कंट्रोल में आने लगी। क्योंकि हम, जाहिर सी बात है, हम इंडियंस हैं और हमारे यहाँ का प्रोडक्ट है तो उस पर ज़्यादा हक हमारा बनता है। दिस रिजल्ट इन अ डिक्लाइन ऑफ द ओल्ड पोर्ट ऑफ सूरत एंड हुगली थ्रू विच द लोकल मर्चेंट हैड ऑपरेटेड। जिसका नतीजा ये निकला कि हिंदुस्तान के जिन पोर्ट से सूरत है या हुगली पोर्ट है, जहाँ से माल एक्सपोर्ट होकर जाया करता था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जहाँ बिजनेस चलता था, वो कहीं ना कहीं उसमें गिरावट देखने को मिली। एक्सपोर्ट फ्रॉम द पोर्ट फेल ड्रामेटिकली। तो जो मैंने कहा कि वहाँ जहाँ ये जो पोर्ट हैं, सूरत है या हुगली पोर्ट है, तो यहाँ से जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था उस काम में गिरावट देखने को मिलने लगी। द क्रेडिट दैट द फाइनेंस द अर्लियर ट्रेड बिगिन ड्राइंग अप। और ये काम जो था वो धीरे धीरे स्लोली वो कम होने लगा। इन द लास्ट ईयर ऑफ द 17th सेंचुरी द ग्रोस वैल्यू ऑफ द ट्रेड पास थ्रू द सूरत हैड बीन 16 मिलियन। और अगर हम देखें 17th सेंचुरी की अगर हम बात करें, तो व्यापार का सेक्टर की अगर हम बात करें, तो वहाँ पर जो ग्रॉस वैल्यू है ट्रेड दैट पास थ्रू द सूरत से जो होती थी, लगभग वो 1600 मिलियंस की थी। बाय द और 1740 इट हैज़ स्लम्ड, यानी कि और 1740 तक ये ट्रेड कितनी रह गई, 3 मिलियन। यानी कि कितना कम हो गया व्यापार इन यूरोपियंस के साथ, विदेशियों के साथ, बाहर के लोगों के साथ, क्योंकि अब हमने उस पर अपना खुद का कंट्रोल करना शुरू कर दिया कि ये व्यापार अब हम खुद करेंगे। वाइल सूरत एंड हुगली डिलेड बॉम्बे एंड कलकत्ता ग्रू। सूरत और हुगली जो हमारे बंदरगाहें या पोर्ट रीजन है, वहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिली, लेकिन बॉम्बे और कलकत्ता में बड़ी तेज़ी से काम फैलने लगा। दिस शिफ्ट फ्रॉम द ओल्ड पोर्ट टू न्यू वंस वाज एन इंडिकेटर ऑफ द ग्रोथ ऑफ कॉलोनियल पावर। अब बम्बई और कलकत्ता को अब जो फॉरेनर्स थे उन्होंने एक नए पोर्ट की तरह से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ट्रेड थ्रू द न्यू पोर्ट कम टू बी कंट्रोल बाय यूरोपियन। और इन नए पोर्ट्स के ज़रिए यूरोपियंस ने हमारी ट्रेड को कंट्रोल करने की कोशिश की। एंड वाज कैरिड इन यूरोपियन शिप। और यहाँ से अब माल का व्यापार आने जाने लगा। वाइल मैनी ऑफ ओल्ड ट्रेडिंग हाउसेस कोलैप्स। हालांकि बहुत सारे जो पुराने ट्रेडिंग पोर्ट्स वगैरह थे वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि वहाँ पर जो हिंदुस्तान के लोग थे उन्होंने व्यापार बंद कर दिया, तो उन्होंने नए रास्ते देखना तलाश शुरू कर दिए यूरोपियंस ने। दोज दैट वांटेड टू सर्वाइव हैड टू नाउ ऑपरेट
विद अ नेटवर्क शेयर्ड बाय द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज। और कुछ लोग वो जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज के साथ व्यापार करना चाहते थे, उन्होंने उन्हें वो रास्ते दिए और अपने स्टार्ट किया। यानी कि यूरोपियन ने क्या सोचा कि अगर हुगली, सूरत, गुजरात से हमें जो पोर्ट है, हम यहाँ के लोग हमसे व्यापार नहीं कर रहे तो रहने दो, हम कलकत्ता और बम्बई के लोगों के साथ कर लेंगे। समझ रही है बात? जिसका असर देखो, यूरोपियंस ने जो काम किया उसका जो सीधा असर था वो इंडियन वीवर्स पर पड़ रहा था, हमारे जो आर्टिसंस थे उन पर पड़ रहा था, उनकी लाइफ बर्बाद हो रही थी। समझ रहे हो? क्योंकि हमारे यहाँ से माल वो औने पौने दामों पे, सस्ते दामों में ख़रीद के अपने यहाँ ले जाना, अपने यहाँ उसको बेचना, इंटरनेशनल मार्केट में उसको प्रोड्यूस करना, मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना। और जो हमारे इंडियन वीवर्स थे, जो हमारे आर्टिसंस थे इंडियन, वो बर्बाद हो रहे थे, सबसे ज़्यादा उनकी लाइफ बर्बाद हो रही थी। और जब हुगली, सूरत और गुजरात की जो पोर्ट एरियाज थे वहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो गया, तो उन्होंने क्या किया, अंग्रेज़ों ने, उन्होंने बम्बई और कलकत्ता का इस्तेमाल, कलकत्ता जो पोर्ट है उनका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ओके, ठीक है, समझ में आया बेटा? आई होप कि आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट हैपेंड टू वीवर्स। वीवर्स के साथ क्या हुआ? वीवर्स के साथ क्या हुआ? वीवर्स के साथ यही हुआ कि वीवर्स जो थे, इंडियन वीवर्स, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो रहे थे। समझ रहे हैं? इस टॉपिक को हम कल डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।